हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। हाय शिवम। हेलो अनंत, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। तो शिवम, आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। क्या तुम उन्हें इंट्रोड्यूस करोगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे साथ स्वाति सानी जी, जो कि नागपुर में रहती हैं और बहुत अच्छी पोएटेस और ऑथर भी हैं। ये आजकल बड़े बड़े शायरों का, जैसे फैज़ और गालिब, उनका तर्जुमान इंग्लिश में भी कर रही हैं और इनकी बुक्स, कई बुक्स लिख चुकी हैं और लिख भी रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज है उर्दू के बारे में, पोइट्री के बारे में। मैं बहुत सीखता हूँ इनसे और सालों में मैंने इनके साथ प्रोग्राम भी किए हैं। वेलकम स्वाति। वेलकम स्वाति। शुक्रिया शिवम, शुक्रिया अनंत। मुझे आप लोगों से ज़्यादा खुशी है आप लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि आप लोगों का काम मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से देख रही हूँ और बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं आपके प्रोजेक्ट से। आई थिंक उर्दू का प्यार, हिंदी का प्यार और ज़बानों का प्यार है, आई थिंक जो आप में भी है और हम में भी है वो तो बिल्कुल, इसलिए वो हम बिल्कुल। देखते हैं। तो तो स्वाति, आज हम किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, और अगर आप इन ऑथर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में दे सकें। आज मेरे सामने उर्दू की एक बेहद मशहूर अफसाना निगार कुरतुलैन हैदर की कहानी फोटोग्राफर है। जी। ये कहानी बड़ी छोटी-सी कहानी है, बड़ी सिंपल कहानी है, हम्म, मगर इसमें जो मंज़र निगारी है, जो बयान है इसका, वो हम्म, बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए ये कहानी मुझे बहुत पसंद है कि जैसे-जैसे इसे पढ़ते जाओ, सारा मंज़र आँखों के सामने आता जाता है, ऐसा लगता है कि हम वहीं से गुज़र रहे हैं। तो ऐसी ही ये कहानी है और खुरातुलैन हैदर वो वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑथर हैं, जी। नॉट जस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बट ऑफ नॉवेल्स आल्सो। उनका जो एक नॉवेल है आग का दरिया, हम्म, जिसमें हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, ये बड़ा फेमस रहा है। तो आप जी, अगर इजाज़त दें तो मैं अफ़साने की शुरुआत करूँ? बिल्कुल। शुक्रिया। अफ़साने का उन्वान है फ़ोटोग्राफ़र और अफ़साना निगार हैं कुरातुलैन हैदर। मौसमे बहार के फलों से घिरा बेहद नज़र फ़रेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बलखाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नजदीक वॉलरस की ऐसी मूछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है। इसी वजह से बहुत कम सयाह यानी टूरिस्ट इस तरफ आते हैं। चुनाचे जब कोई माहे असल हनीमून मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है, तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब माहे असल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है, तो माली और फोटोग्राफर दोनों ही उसके इंतजार में चौकस मिलते हैं। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, न जाने कहीं और जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर जाए कहाँ? इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, बरतानवी प्लाटर्स, सफेद सोला हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जागीरदार, ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामाफोन चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चूबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए, या सरकारी अफसर या नए ब्याहे शाम को झील पर झुकी धनक का नजारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिसका जिंदगी में वजूद नहीं। क्योंकि हम जहां जाते हैं, फना हमारे साथ है। हम जहां ठहरते हैं, फना हमारे साथ है। फना मुसलसल हमारी हम सफर है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है।
एक रोज शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आन कर उतरे। ये दोनों अंदाज से माहे असल मनाने वाले तो नहीं मालूम होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल और उसके बाद 3 बड़े रूम। ये कमरा मैं लूंगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपना छतरी और ओवरकोट उसी कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीजें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में वो मजदूर नजर आ रहे थे, जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफर के कपड़े तब्दील कर सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नजरें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफतन अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर, जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था, लेकिन समाज से आरी था, यानी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वे दोनों खाना खाने के लिए कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थीं। उसी वक्त एक यूरोपियन टूरिस्ट भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा कोई खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्टकार्ड उसके सामने मेज पर रखे थे। ये अपने घर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरस्रार मशरिक के एक पुरस्रार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरस्रार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वे दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात थी, गहरी होती गई। दफतन लड़की को जोर की छींक आई और उसने सू सू करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी जुकाम की दवा पीना न भूलना, नौजवान ने फिक्र से कहा। हाँ हाँ, शबा खैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खुनक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील कर सिंघार में इसकी दराज खोली, दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना सियाह किमोनो पहनकर दरवाजा खोला। नौजवान जरा खैराया हुआ था, सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा। लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की भी रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हाल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हाल के छिलमिलाते चूबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताजा फूलों के अंबार उनके नजदीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द और सफेद तितलियां सब्जे पर उड़ती फिर रही थी। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ते को मेज पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडला रहा है। उसने मुझे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ्त किया कि तुम फला फिल्म स्टार तो नहीं, नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवार रक्कासा थी, मगर इस जगह पर किसी ने उनका नाम भी न सुना था। नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशहूर मौसीकार था, मगर उसे भी यहां कोई न पहचान सका था। इन दोनों को अपना आर्जी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंख उठाकर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की खामोश मुसर्रत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ही ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा,
फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फोटोग्राफर ने मुंडेर पर पांव रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, बाहर कारज़ार हयात में घमसान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमसान से निकलकर ही आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पल पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त न लूंगा। इधर आइए। बड़ा लसान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यू का इंतजार कर रहा था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जाकर खड़े हो गए। लड़की की आंखों पर धूप पड़ रही थी, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए आंखें जरा चुंधिया दी थीं। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वे दोनों शाम को लौट पड़े। संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निवासी मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बात कर रहे थे जो किसी तरह खत्म ही होने को ना आती थी। खाने के वक्त ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वे वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महियत में उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर भी याद न रही। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, उसे सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे दराज खोलना याद न रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डालकर वो तेज तेज कार में बैठकर चली गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वॉलरस की ऐसी मूछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उसी गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फजाई सर्विस शुरू होने की वजह से, यानी नई एयर सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अपनी अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पोंछ कर चुके थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफेद बुर्राक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नवारित खातून दरमियानी बेडरूम से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वह खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था और फिर पलंग पर आकर वो लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कोई न था। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था। वो फिर आकर लेट रही। कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया, जिस पर उनका नाम लिखा था। खातून ने जरा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों के लिए गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपनी बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज दी कि एयरपोर्ट जाने वाला कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज की सफाई की गई होगी, मगर यह तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही।
फिर उनकी आवाज में झल्लाहट आ गई। और यहाँ का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की, फिर खातून के झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही, उनकी आवाज भी बदल चुकी थी, चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी, अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कही जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूं, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू जो हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और और आपके साथी? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना, कारजार हयात में घमसान का रन पड़ा है, इसी घमसान में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज। खातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वॉलरस की ऐसी मूछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी 3 की कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए। ये कहानी थी फोटोग्राफर, जिसे खुरतुलैन हैदर ने लिखा था। वाह, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। मतलब दृश्य जो खींचा मेरे आंखों के सामने, बिल्कुल, मैं इनकी पहुंच गया मंजर था उस निगारी जगह। बहुत खूबसूरत है। हम्म, ये कब की लिखी गई होगी ये? आई थिंक 20s 30s में, जब ये 40s के आसपास लिखी गई होगी, 40s 50s में लिखी गई होगी ये। जब इंडिया में वो फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छी खासी थी उस समय। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी थी। और हम्म, जब बताया ना, इसका जो टाइम स्पैन है भी वही दिया हुआ है कि हम्म, पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तो हम्म, दिस मस्ट हैव बीन रिटन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे लड़का लड़की ही बोला गया है, बल्कि नाम नहीं लिए गए हैं। हम्म, क्या इसका कोई स्पेसिफिक मतलब है? नहीं, कई बार ना नाम लिखने से कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पे उनका पर्पस लड़का लड़की के रिश्ते को बताना नहीं था, नॉट यस, एज मच एज जितना कि वो जगह को डिस्क्राइब करना था, और वो फोटोग्राफर को डिस्क्राइब करना था, वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करना था। इसमें वो लड़का कौन है, उसका क्या नाम है, लड़की का क्या नाम है, हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र है, फला है, ढिपाका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सही सकते बात है। हैं। और क्योंकि इसमें आई थिंक, क्योंकि वो टाइम स्पैन भी दिखाया गया, तो नाम होना ज़रूरी था ही नहीं इस चीज़ में। इसमें यही नाम ज़रूरी था होना कि बिल्कुल जरूरी नहीं था। वो मुसलमान है, लोग, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, कुछ कुछ कोई कोई ये चीजों, हाँ, ये गैर जरूरत मंद चीजें थी, तो इनकी कोई हुँ, जरूरत ही नहीं थी उसमें। हुँ। अच्छा, मुझे सुनते-सुनते मुझे मेरे दिमाग में वो मूवी आ गई, आपने शायद देखी होगी, सनसेट बुलेवार्ड। अरे उसमें वो जब वो बाद में बूढ़ी होके आई वही एक्ट्रेस, और जब उसने फिर झल्लाया और वो सब, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा वो एकदम से वो याद आया कि जी, जब आप बिल्कुल एक ऐसी बिल्कुल। ऊँचाई पे होते हैं, जब पूरी दुनिया आपका फ़ोटो खींचना चाहती है या पूरी दुनिया आपको प्यार करना चाहती है, और फिर एक वक़्त आता है, हर किसी के साथ आता है, और आता ही है, और आप एक दूसरी उम्र में आ जाते हैं, जब वो प्यार नहीं रहता, वो लोग नहीं रहते, वो दुनिया ही नहीं रहती, पर आप रहते हैं। वो बात। ये तो ग्लैमर इंडस्ट्री का मेरे ख्याल से इट इज एन हुँ, हुँ, एवरग्रीन ट्रूथ, इट इज। और हुँ। सबको ये मालूम होता है, जिस तरह से इसकी हीरोइन को भी मालूम था कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मेरे कोई फोटो खींचने नहीं आएगा। हम्म, वही है, वो मेरे ख्याल से जो उन्होंने समराइज किया लास्ट में जी एंड एंड लाइन से कि सब कुछ मर गया, बस कॉकरोच रह गए। जो वो ये हाँ, बहुत ही बढ़िया इंसानियत। लाइन है ये। कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक के बाद भी रहने वाले हैं, कॉकरोच इतने पावरफुल हैं। बहुत बढ़िया लिखा है ये लाइन तो। So she was an author of modernism, हुँ, Rumaniyat, इनका romanticism हुँ, was her base, and her father Sayyad हुँ, Haider Yildirim, Sajjad हाँ, Haider Yildirim, was हुँ, also a very famous story writer. तो अपने फादर का काफी असर इनकी राइटिंग्स पे दिखता है। बढ़िया है और मतलब। वो तो एक अलग ही लेवल के स्टोरी राइटर थे, यानी एक जनरेशन पहले इनके। तो वो कैसे लिखते थे, हुँ, मोस्टली सोशलिस्ट एंड रोमांटिसिस्ट, हुँ, हुँ, अर्ली 1900s के जो ऑथर रहते हैं, उस तरह से हुँ, उनका लिखा था। और उनके, अब जैसे आपने फिराक की अगर शायरी पढ़ी है, तो उसमें भी हुँ, काफी रुमानियत है, जोश की शायरी, जिगर की शायरी, इनमें काफी रुमानियत हुँ, है। और ये हुँ, सब भी अर्ली 1900s में लिखते थे।
तो ये वो इरा था जब व्हेन उर्दू लिटरेचर वाज गोइंग थ्रू दिस पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी पहले आई थी, मगर उर्दू लिटरेचर में ये फेज बाद में आया, और इसी के बाद तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। तो आप देखेंगे कि इस दौरान जो बाकी अफसाना निगार थे, मंटो थे, कुर्तुलैन हैदर, किशन चंदर, इस्मत चुगतई, इनमें से खुरतुलैन हैदर की कहानियों में बिल्कुल अलग छाप मिलती है, उनकी कहानियां पहचानी जाती हैं। जिस तरह से आप मंटो की कहानियां पहचान लेते हैं या प्रेमचंद की कहानियां पहचान लेते हैं, उसी तरह आप खुरतुलैन हैदर की कहानियां भी उनको पढ़ के पहचान सकते हैं कि उनका जो शब्दों का चयन था, the kind of words she used, and the society she wrote about. So she belonged to a high society family. वो बड़े आला तबके से ताल्लुक रखती थी, तो उनके कहानियों में भी वही आला तबके की प्रॉब्लम्स, उनकी हाई सोसाइटी में रहने वालों के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, कई जगह ये उनकी कहानियों में मिलते हैं। और इसी तबके की कमजोरियों के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि वो जमींदाराना घराने से थी, तो जमींदारों पे जवाल आया था, जमींदारों पे आने वाले जवाल और उनकी जागीरदारा निजाम को ने जो दम तोड़ा था, इसको उन्होंने पेश किया है। अच्छा, ये उसमें उन्होंने आग का दरिया में, लेकिन उन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है? आग का दरिया is a history of the country India, and like it starts from way before, like medieval times की medieval, हाँ, even before that, यानी उसमें राम कृष्ण और वो लेके till 47 उन्होंने like पूरा the book is very beautiful, you have to read that. आपको हिंदी में भी मिल जाएगी ये किताब, आप उसको जरूर पढ़िए। अच्छा। जैसे ये कहानी फोटोग्राफर तो शायद सिर्फ उर्दू में अवेलेबल है, जैसे हमने भी चेक ये किया। कहानी हाँ, रेख्ता के साइट पे सिर्फ उर्दू में अवेलेबल है, जहां से मैंने प्रिंट आउट लिए थे फॉर दिस वाज इन माय कोर्स व्हेन आई वाज डूइंग माय एमए इन उर्दू। अच्छा। अच्छा अच्छा, बहुत तो बढ़िया कहानी। हाँ, सो तभी मैंने उसी समय मैंने प्रिंट आउट्स लिए थे, वही पड़े थे मेरे पास, सो फ्रॉम देयर आई रेड इट। एक मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इसमें कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट फोटोग्राफर नाम है, और वो है भी, जो कि मौजूद नहीं है सारे सीन में, लेकिन वही प्रोटैगनिस्ट है, वो ऑब्जर्व करता है वो सब। हाँ, यही, क्योंकि फोटोग्राफर का काम ही ये होता है, ऑब्जर्वर। वो देखता है, चीज़ों को खींचता है, और उसने वही किया, और इस कहानी में भी वो ऑब्जर्वर की तरह मौजूद है वो। बिल्कुल, और उसने कैद कर लिए वो सारे लम्हे, वो सारे लम्हात जो किसी इंसान की जिंदगी में जरूरी होते हैं। जी, और जी। हम भी पुरानी फोटोग्राफ्स को बैठ के देखते हैं, याद करते हैं। बाकी फोटोग्राफ में एक ऐसी क्वालिटी तो होती है कि आप वहीं पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उसी टाइम पे। इट्स अ स्मॉल टाइम कैप्सूल हाँ, वही इटसेल्फ। टाइम मशीन का सब सिंपलर तरीका वही है, फोटोग्राफी है एक, जो आपको पहुंचा सकता है एक दूसरे समय में। बिल्कुल। And even if you look at it technically, it is basically that very moment which is very unique in itself, जो कि एक बार के लिए हमेशा के लिए कैप्चर हो गया और फिर बिल्कुल वो वहीं रहता है। बिल्कुल। आने वाला पल जाने वाला है, लेकिन वो पल को जकड़ लेने के लिए एक तरीका है हमने जो बना लिया। पहले पेंटिंग करते थे। आई थिंक एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है, मैं सोचता हूँ कई बार कि पेंटिंग या फोटोग्राफी जो भी चीज़ है, ये एक तो हम सब के अंदर एक होता है मन, हर कोई मेरे ख्याल से चाहता है कि कुछ खींच के रखे हो, और आई थिंक ये ह्यूमन नेचर की सबसे इन्नेट क्वालिटी है, जो हमारी शायद भाषा के भी पहले हम ये चीज़ करते थे। हम आप केव पेंटिंग्स देख लें, सबसे पुरानी सबसे चीज़ जो है, उसमें भी आदमी ने किसी एक आदमी और को मारते हुए या फिर कोई एक जानवर के फोटोज़ बनाए या अपना हाथ चिपकाया है। सबसे पुरानी जो मानव की हिस्ट्री में, जो बिफोर एनीथिंग हैपेंड, जो हम जानते भी नहीं उस समय कौन लोग थे वो, लेकिन ये क्वालिटी इंसान को वो कैद कर लेने की, उस मोमेंट को कैद कर लेने की, वो शायद हमारे जीनोम में या डीएनए में कहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग सब एग्जिबिशनिस्ट हैं हाँ, बेसिकली, एंड वॉयर्स। वी आर ऑल एग्जिबिशनिस्ट एंड वॉयर्स बोथ। तो यही हम एक चाहते हैं कि हम हम भी चाहते देखें हैं। दूसरों को,
हाँ, और देखें भी और दिखाएँ भी, और दिखाएँ भी। आई थिंक वो एक अमर हो जाने की चाह जो शायद सब आर्टिस्ट में ज़्यादा पाई जाती है बिल्कुल, और बाकी ये इंसान में पाई जाती है। I think that is what is accomplished by documentation because I am very strong on documentation. मैं चाहे पर्सनल डायरीज के हिसाब से या फिर फोटोग्राफ से या फिर शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हो गए या ऑडियो क्लिप्स हो गए, मैं कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंटेशन मेरे आसपास चलता रहता है चीज़ों का, विच इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट यू यूज टू बी, आप एट क्या दैट थे पॉइंट ऑफ एक टाइम। समय पे। और जब आप उस पे पलट के देखते हैं, जैसे अब आप अगर आपके बचपन की कोई जर्नल या डायरी आपके पास होगी, आप उसमें मुड़ के देखेंगे तो आपको एक अलग छवि दिखेगी अपनी। And then obviously also now you've passed that moment, you have physically and emotionally detached in most of the cases from that particular situation. Now you can look at it very objectively and see कि ये क्या चल रहा था, and that is sometimes a very strange experience, which I often feel in photographs. मेरे को ऐसे photographs देख के भी होता है कि यार इस समय मैं क्या सोच रहा था, या कई बार बहुत एकदम से I'm transported back into that same time where I'm like अरे इस समय ये स्टेट थी, इस समय ये चल रहा था लाइफ में। मेरे ख्याल से ये ना मेंटली सेन रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम पुराने डॉक्यूमेंट्स को, पुराने फ़ोटोग्राफ्स को बार-बार पीछे मुड़कर देखते रहें। तो जी, है ना, बिल्कुल। हम थोड़ा ना धरती पे रहते, नहीं तो पता नहीं कहाँ उड़ जाएँ। नहीं, एक मैंने ये पढ़ा था और ये मतलब इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट कि हमारे पास मेमोरीज नहीं होती। हमारी मेमोरी इज बेसिकली द लास्ट टाइम वी रिमेंबर समथिंग। हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती, हमें वो याद रहता है कि हमने आखिरी बार उसको कब याद किया था। तो इसलिए हमें याद करते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत आसानी से चीज़ें भुलाई जा सकती हैं। डेटा बड़ा फ़ज़ी तौर पे ऑर्गनाइज़्ड रहता है ब्रेन में। हाँ, देयर इज़ अ फ़ज़ी लॉजिक देयर। हाँ। सो कुछ कोई उसका सिस्टमैटिक नहीं है कहीं पे, कौन सी सिस्टमैटिक फाइल नहीं कहाँ है। पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए जितना याद करेंगे उतना आपको याद रहेगा, वही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। I came across this very interesting documentary. It's on YouTube. I forgot which channel it was. लेकिन उसमें there's this actual condition where a person cannot forget anything they've come across. नहीं, हो सकता है, एंड परहैप्स इट नहीं इज़ है। आल्सो वेरी पेनफुल बिकॉज़ इट इज़ यप। आई मीन यू Right, it is. रिमेंबर एवरीथिंग, देन इट इज़ अ वेरी बिग बर्डन ऑन यू। मेमोरीज़ का एक वो है कि क्योंकि जब ट्रॉमा होता है तो हमारा ब्रेन जानबूझ के भुला देता है बहुत सारी चीज़ें जो भी एग्ज़ैक्टली, होती हैं। यस। ये मैं जानता हूँ। और एक एक ऐसी आपकी डॉक्यूमेंट्री से मुझे याद है, मैंने एक वीडियो देखा था, द मैन विद द 7 सेकंड मेमोरी, जिसको 7 Mhm. सेकंड के बाद कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, और बहुत ही ज़्यादा मूविंग चीज़ है वो। यूट्यूब पे हम शायद उसका लिंक भी डाल देंगे नीचे। मैन विद द 7 सेकंड मेमोरी, और वो इंटरेस्टिंग। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है, और वो डॉक्यूमेंट्री बनते बनते भूल जाता है हर बार। और वो फिर उससे पूछते हैं कि आपको पता है क्या है। सो ही डज नॉट नो एनीथिंग, उसको एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से ही कैन नॉट रिमेंबर, ही रिमेंबर्स उसके पहले की चीज़ें, और उसके बाद सिर्फ 7 सेकंड की मेमोरी So है। the condition I'm talking about is called hyperthymesia. ओके। अच्छा। Uh, that leads people to be able to remember an abnormally large number of their life experience in vivid details. हुँ। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है हमारा ऑर्गन, ये सो सर में जो है ना। सो या तो पूरा याद रहे तो भी मुश्किल, न याद रहे तो भी मुश्किल। तो इसीलिए फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत होती है कि जब ज़रूरत पड़े तो याद कर लो। रहता है तरीका बिल्कुल। रहने मेरे का। ख्याल से इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एज यू आर। आई मतलब कोई आपको बीमारी ना हो, ना ही याद रहे या ना ही भूले, वो इसलिए क्योंकि आप उससे उससे प्रेजेंट में रह सकते हैं। और नहीं तो मुझे तो पता नहीं मैं कैसे रहता हाइपरथायमेसिया के साथ। मतलब अगर कुछ भूल ही ना पाते आप और तो जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। और ये 2020 को तो थोड़ा बहुत भूलना ही पड़ेगा। बहुत। ये तो कलेक्टिवली सबका पीटीएसडी हो रहा है अभी, और ये बिल्कुल। देखना क्या होगा। उम्मीद है कि भूल जाएं। जी। हम जानते हैं स्वाति जी, आप बहुत लिखती भी हैं, जितना आप पढ़ती हुए हैं बहुत, और बहुत अच्छी उर्दू में आप, जैसे आपने सुनाई कहानी बिल्कुल सही उच्चारण के साथ उर्दू के। फ्लॉलेस था। बहुत ही, शुक्रिया, हाँ। कुछ शुक्रिया। शब्द मैं सुन रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे इतनी आसानी से बोल दिया। वक्त लगता है वो समझने में। तो अब हम चाहेंगे आपकी कोई खुद की गज़ल या कोई शायरी या जो भी आप कुछ सुनाना चाहें, वी आर रेडी। मुझे खुशी होगी सुनाकर। एक बिल्कुल। गज़ल कल ही लिखी है मैंने। अच्छा। अ, ताज़ी ताज़ी। बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी है और ये अभी तक कहीं मैंने डाली नहीं, ना मेरे ब्लॉग पे है, ना मैंने किसी को सुनाई है अभी तक इसे। तो सुनने वालों को हम बता दें कि स्वाति जी के ब्लॉग्स और उनकी बुक्स के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो प्लीज़ चेक देम आउट। शुक्रिया। तो पेश है।
अ, ये गज़ल मीटर में है, यानी उर्दू में बहर बोलते हैं, तो इट इज़ लिरिकल एंड म्यूज़िकल। तो ओके, ये गज़ल सुनाइए पूरी फिर। मीटर में है। गा अ, के सुनाएँगे आप? नहीं गा मैं गाऊँगी तो आपके ऑडियंस, आपके लिसनर्स भाग जाएँगे। अगली बार फिर देखते हैं। तो शिवम या अनंत आप गा सकते हैं इसे, मैं पढ़ के सुना ज़रूर, देती हूँ। ज़रूर। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। पेश है। जी, अ, इरशाद। मेरे ज़िम्मे तेरे घर की निज़ामत है, निज़ामत यानी मैनेजमेंट। वाह! मेरे ज़िम्मे तेरे घर की निज़ामत है, ये चाहत की अदा तेरी क़यामत है। वाह! सफ़र से थक के आने पर मिली तस्कीन, हुँ, सफ़र से थक के आने पर मिली तस्कीन, ये देखा जब कि मेरा घर सलामत है। वाह! 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 क्या बात है। वाह, वाह! और ये शेर मैंने अपने लिए ही लिखा है, अगला वाला, हुँ, कि शिकायत क्यों करो, हुँ, शिकायत क्यों करो नाकारा बैठे हो, हुँ, हुँ। शिकायत क्यों करो नाकारा बैठे नकारा हो, बैठे। कि सुस्ती मौत की ही तो अलामत है। वाह! वाह! क्या बात वाह, है। वाह, वाह, वाह! अलामत मतलब क्या बात साइन। तो है। कि ये आपने खुद शिकायत के लिए क्यों लिखा है करो अपनी नाकारा डायरी बैठे हो, में। कि सुस्ती बहुत बढ़िया। मौत ही की तो अलामत है। वाह, वाह! और ये मैंने जिसके लिए लिखा है मैं बताऊंगी नहीं कि किस लिए लिखा है। ओके। शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है, मेरी हुँ, हर बात पर तुमको मलामत है। वाह, 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 वाह! मलामत मतलब ब्लेम, हुँ, वही मतलब कुछ भी बोल दो आप, कुछ भी बोल दो। शिकायत ही। शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है, मेरी हर हुँ, बात पर तुमको मलामत है। हुँ, हुँ, हुँ। वाह, वाह! और अगला शेर है कि बड़ी मुश्किल से खुलते हैं ये दरवाजे, बड़ी हुँ, हुँ। मुश्किल से खुलते हैं ये मुश्किल से दरवाजे, दरवाजे हैं। हुँ, मेरे दिल के किवाड़ों में कदामत है। वाह, 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 वाह! क्या बात है, बड़ी कदामत खूबसूरत। मतलब एंशंटनेस। वाह! तो बहुत खूब। बहुत ही दिल के कवाड़ों में, क्या बात है, बहुत ही बड़ी सुंदर। मुश्किल से खुलते हैं ये दरवाजे, मेरे दिल हुँ, के किवाड़ों में कदामत है। क़यामत है। वाह, वाह, वाह! कि पानी से लगी है आग जंगल में, वाह! वाह! कि पानी से लगी है आग जंगल में। कहो कैसी ये कुदरत की करामत है। करामत है। वाह! बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। और चिंगारी कोई बढ़ गई। आखिरी शेर है, हुँ, न बोले सच ये कैसा अक्स है तेरा, अक्स यानी परछाई, रिफ्लेक्शन। हुँ, जी। न बोले सच ये कैसा अक्स है तेरा, कहाँ दुख है यहाँ किसको नदामत है। नदामत वाह! यानी रिग्रेट। रिग्रेट। न वाह! बोले रिग्रेट। सच ये कैसा अक्स है तेरा, कहाँ दुख है यहाँ किसको नदामत है। क्या बात वाह! है! बहुत क्या खूब। बात है! और एक बिल्कुल। इंडिपेंडेंट शेर है इसी हुँ, बहर में, जो ये हुँ, गजल का शेर नहीं है, ये अलग से कह दिया था हुँ, मैंने, कि हुँ, ये हुँ, लीडर सच नहीं कहते कभी हमसे, ये लीडर बिल्कुल। सच नहीं वाह! कहते कभी हमसे, हुँ, सियासत है न कह इसको कयादत है। कयादत यानी लीडरशिप। हाँ, हाँ। ये लीडर मतलब लीडर सच नहीं कहते कभी कहते हमसे, हमसे सियासत है। सियासत है न कह इसको कयादत है। वाह, वाह! वाह! तो ये बहुत एक ही गजल बढ़िया, और एक अकेला शेर। बहुत ही बढ़िया, उम्मीद बहुत है बढ़िया। आपको। और ये आपने कल ही लिखा है, क्या बात है, हमें बस बहुत लकी खत्म हैं कल ही किया आप। है, लिखने में तो इतनी जल्दी है। बहुत खूब सतीश जी, शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत मुझे खुशी है आपको पसंद आई। घर मेरा सलामत है। ये जो तस्कीन वो वैसी तस्कीन और कहीं नहीं होती। बिल्कुल। ये तो बात है। बहुत ही सुंदर। तो शुक्रिया स्वाति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से। मैं भी ममनून हूँ आपकी कि मुझे आपने मौका दिया यहाँ पे। हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है और उम्मीद है आप फिर से आएँगी और मैं और अनंत हमेशा रेडी रहेंगे, आप जब भी आना चाहें और कोई आपको और नई। सुनने के लिए, आपकी बातें ही सुनने के लिए। हाँ, इतनी ज्ञानवर्धन है और इतना कुछ सीखने को मिला आज। इतने सारे शब्द मिल गए, एक नए ऑथर से इंट्रोड्यूस हो गए हम लोग। हाँ, ये आप इससे अच्छा लोगों क्या का होगा? बड़प्पन है। मैं तो खाली बैठी हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। आप जब बोले हाजिर हो जाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जहाँ पे भी सुन रहे हैं हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी ऑडियो ऐप पे सुन रहे हैं तो हमें 5 स्टार दे दीजिए। इससे हमारी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जान पाएंगे। अगर आप ये यूट्यूब पे सुन रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही कंटेंट और आता रहेगा, ऐसे ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग हम लाते रहेंगे।
चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। मिलते हैं शुक्रिया, जल्दी। शुक्रिया। शुक्रिया, बाय। शुक्रिया।